उपचुनाव में नाथ का एक और मास्टर स्ट्रोक। चुनावी रण में प्रियंका पायलट उड़ाएंगे कांग्रेस। महाराज का किला फतेह करने की तैयारी। सचिन करेंगे गुर्जर वोटों में पार्टी के लिए सेंधमारी। मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव 2018 की विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। अभी तो 28 सीटों के इस दंगल में कांग्रेस बीजेपी के बीच आर पार की जंग जारी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए कांग्रेस हर वो पैतरा अपना रही है जो उसे वापस सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकता है। इसी कड़ी में कमलनाथ ने एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उपचुनाव के दंगल में दम भरती नजर आएंगी। प्रियंका गांधी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर होगा। प्रियंका सड़क के रास्ते आगरा से धौलपुर होते हुए मुरैना पहुंचेंगी। कांग्रेस महासचिव अंबाह, दिमनी, मेहगांव, गोहद और ग्वालियर पूर्व में रोड शो करेंगी। प्रियंका ग्वालियर, डबरा, भांडेर में भी रोड शो और सभा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी झांसी होते हुए वापस दिल्ली लौटेंगी। एआईसीसी से भी ऐसा कोई आधिकारिक रूप से कोई भी पत्र पीसीसी में नहीं आया है, पर हाँ हो सकता है संभवतः वो आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की बहुत मास लीडर हैं और उनके आने से 16 सीटों पे सीधा फायदा मिलेगा। प्रियंका गांधी के साथ ही राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट भी प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। पायलट को कांग्रेस सिंधिया के गढ़ में उनकी काट की तरह इस्तेमाल करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट को भेजने की मांग आला कमान से की है। पायलट के सहारे कांग्रेस गुर्जर वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। प्रदेश में करीब 40 लाख गुर्जर मतदाता हैं। उपचुनाव वाली 28 में से 24 सीटों पर गुर्जर समुदाय का प्रभाव है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से कई सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं गुर्जर मतदाता। मुरैना जिले की 5 सीटें गुर्जर बाहुल्य मानी जाती हैं। मुरैना सीट में करीब 65,000 गुर्जर मतदाता हैं, तो सुमावली में करीब 35,000 गुर्जर मतदाता हैं। गुर्जर समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने एंदल सिंह कंसाना को कैबिनेट मंत्री बनाया है। कांग्रेस जहां प्रियंका और पायलट के चुनावी महासंग्राम में उतरने को लेकर उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति पर तंज कसने से नहीं चूक रही है। मध्य प्रदेश के आगामी 28 उपचुनाव में सचिन पायलट, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में प्रचार में उतरेंगे और उनका अपना एक प्रभाव है। पूर्व में भी वे मध्य प्रदेश में चुनाव में अपना समय दे चुके हैं। सचिन पायलट से कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद की हालत क्या हुई सचिन पायलट की वहां कांग्रेस में, और इसलिए कांग्रेस ने कांग्रेस के नेताओं का विश्वास खो दिया, जनप्रतिनिधियों का विश्वास खो दिया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास कांग्रेस पे नहीं रहा और जनता का तो है ही नहीं। अरे प्रियंका नहीं, सब आ जाए, नेहरू जी भी आ जाए, जिंदे होकर तो भी कुछ नहीं होना। उम्मीदों का उपचुनाव लड़ रही कांग्रेस चुनावी बैतरणी पार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कमलनाथ प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को बुलाकर सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन दिग्गजों को रण में उतारकर कांग्रेस महाराज का किला फतेह कर पाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है प्रियंका पायलट उड़ाएंगे कांग्रेस। जब भी कोई विमान लैंड करता है तो विमान में बैठे जो यात्री होते हैं, वो जिस समय विमान एयरपोर्ट बिल्कुल ज़मीन को उसके जो पहिए हैं वो छूने जाते ही हैं, उस समय कुछ लोग जो आमतौर पर बहुत हवाई यात्राएं करते हैं वो बड़े दमसाध कर बैठे रहते हैं, और जैसे ही पहिए हवाई पट्टी को छूते हैं और एक सेफ़ और स्मूथ लैंडिंग होती है तो वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं पायलट अच्छा है, बढ़िया बढ़िया लैंडिंग हुई। एक लीडर भी इसी तरह होता है। वो अपनी टीम के साथ चुनौतियों की जिस ज़मीन पर लैंड करता है, उस ज़मीन पर अगर वो स्मूथली लैंड करता है, बिना शोर शराबे और हड़बड़ी के लैंड करता है, तो टीम की जो मेंबर हैं वो सब आंखों में आंखें डालकर कहते नहीं ठीक है साहब, दम है, बंदे में दम है।
तो देखना यह है कि कांग्रेस के पास अगर अच्छे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस अगर बीजेपी को टक्कर देने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो उसके पास कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बीजेपी की तुलना में कमज़ोर हैं या थोड़ी सी वो बीजेपी से पीछे दिखती है। और सिर्फ ये चीज़ है कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में वैसे वाचाल और सभा में महफिल लूटने वाले नेताओं की कमी है, जो जब सभा में पहुँचे तो भीड़ उनकी हर एक बात का आनंद ले। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के चुनावी रण में, जो कि किसी भी मायने में आम चुनाव से कम नहीं है, कहने को उपचुनाव है 28 सीटों का, और यही वजह है कि इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी, जो कि बहुत रेयर होता है, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को एक सितारा चेहरे के तौर पर और सचिन पायलट को एक सितारा चेहरे के तौर पर गुर्जर समुदाय को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश बुलाया जाएगा। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, उनका स्वागत है। नमस्कार सर जी। और साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर, सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता पार्टी के योगेश यादव जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जगदीश जी, विमान उड़ाने की कोशिश प्रचार रूपी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो दो प्रमुख चेहरों को वो अपने प्रचार रूपी विमान को मध्य प्रदेश के राजनीतिक आकाश में उड़ाने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट। कैसे देखते हैं आप? जी जगदीश जी। शरद जी, कांग्रेस के लिए बेहद और बेहद प्रतिष्ठा का चुनाव है ये। हालांकि बीजेपी सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ी हुई है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यही वो चुनाव है जिसमें कांग्रेस को ये लगता है कि सत्ता प्रतिष्ठान में उसकी वापसी हो सकती है। तो वो इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने के लिए पूरे दमखम से प्रयास करेगी, और उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद इसमें वो सफल होती, उसे लग रहा है कि शायद हम सफल हो जाएंगे। उसके अपने सर्वे हैं इसके पीछे, उसके अपने और कारण हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की ग्वालियर चंबल की, तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा सचिन पायलट के पास। सचिन पायलट निश्चित रूप से गुर्जर नेता है, और ग्वालियर चंबल में गुर्जर मतदाता कितनी हैसियत रखते हैं या उन, और ये भी सर्वविदित है कि ग्वालियर चंबल की राजनीति मध्य प्रदेश का कि दो हिस्से, एक बिंद और एक ग्वालियर चंबल, ये अभी भी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जातिगत गणित पे बहुत ज्यादा टिके हुए होते हैं। तो कांग्रेस ये जानती है कि बीजेपी में अगर बीजेपी की सीटों को कम करना है या बीजेपी की सीटों को रोकना है, या महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर में महाराज कहे जाते हैं उनके प्रभाव को कम करना है, तो उसमें सचिन पायलट निश्चित रूप से बहुत कारगर दवाई के रूप में काम करेंगे। उसका कारण एक और भी है, उसका दूसरा कारण यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट आपस में गहरे मित्र रहे हैं। तो जब मित्र अगर मित्र पर प्रहार करेगा तो वो ज्यादा लोगों पे असर डालेगा, ये कांग्रेस का मानना है। मुझे लगता है कि सचिन पायलट को इसलिए जो है बुलाने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। और जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, तो प्रियंका गांधी को लेकर जो भी आपका विश्लेषण है, मुझे फिलहाल, मैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल आ जाए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसके डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि ये खबर अभी भी मेरे लिए कतई विश्वसनीय नहीं है, और ऐसा होगा ऐसा मैं मानता भी नहीं हूँ जी। और हो जाए तो कांग्रेस के हिसाब से बहुत बेटर है, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं मानता। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि सचिन पायलट चुनाव परिणामों को बहुत हद तक बदले ना, लेकिन प्रभावित तो करेंगे एक मतदाता विशेष को निश्चित तौर पर। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो अपने मित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, और ये एक अंडरस्टैंडिंग लेकर वो मध्य प्रदेश में या देश के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी कहीं भी वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आएंगे। तो कृष्ण की तरह शस्त्र नहीं उठाएंगे तो कितने प्रभावी होंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा गुर्जर समुदाय के बीच में। योगेश जी, किस तरह शरद जी, मुझे इसमें एक बात ऐड करनी है, जल्दी से जगदीश, इसमें एक बात ऐड करनी है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? मेरा कहने का मतलब है, आपने जो कहा कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अगर रणभूमि में अर्जुन कर्ण के विरुद्ध हथियार नहीं उठाते तो फिर अर्जुन करते क्या जंग हारते? मैं इसका एक जवाब जो मेरे जहन में है जगदीश जी, वो ये है कि कुछ लोग राजनीति में राजकुमार की एक सितारा हैसियत रखते हैं कि हमने जो कह दिया वो कह दिया। तो ये जो सचिन पायलट साहब भी हैं, ये उसी राजकुमाराना सितारा हैसियत के राजनेता हैं, और इनसे कोई आगे पीछे पूछ नहीं सकता है जगदीश जी। ये है कि अब ये हैसियत है तो है। योगेश जी, बहरहाल
आप किस तरह देखते हैं, विषयांतर ना हो, किस तरह देखते हैं आपको, फिर मैं रजनीश जी की तरफ आऊंगा। जी योगेश जी। देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजनीति में अब उन युवा चेहरों के लिए एक स्वागत है, एक मान्यता दी जा रही है कि जिन पर आधारित ये देश या प्रदेश सुधरे। आज देश के हालात या मध्य प्रदेश के हालात इतने ज्यादा विकृत हो चुके हैं, और विशेषकर युवाओं में जो बेरोजगारियों का प्रतिशत बढ़ रहा है, जो एक अंधा जिसको कहते हैं रास्ता नजर आ रहा है देश के लिए और प्रदेश के लिए, उस समय ऐसे चेहरे, प्रियंका जी भारत की नई संभावनाओं के प्रतीक हैं। सचिन जी के बारे में बहुत सारी बातें, जैसे अभी आप कह रहे थे शरद जी, मैं ये भी कहूंगा कि वो एक सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और जमीन के नेता हैं। जातिगत समीकरण के अलावा उनमें एक लोकप्रियता है, उनकी बात में दम होता है, और निश्चय ही राजस्थान से लेकर जिस तरीके से उनका एक प्रभाव है विंध्य क्षेत्र से मिलाकर, जैसे कि जगदीश द्विवेदी साहब कह रहे थे, चंबल और ग्वालियर संभाग में भी उनका प्रभाव क्षेत्र है। और प्रियंका जी के माने तो अब ये कह सकते हैं कि आने वाले कल की भारत है और कल की संभावना, वो इसलिए भी कि अब जिस तरीके से देश बेरोजगारी के ग्रत में जा रहा है, जीडीपी में हम पतन की ओर जा रहे हैं, देश नारेबाजी, धोखेबाजी, और उसी तरीके से मध्य प्रदेश के साथ हुआ है। अच्छा, जहां तक राजनीति में मित्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता है, राजनीति में प्रश्न उठता है अपनी सिद्धांत, अपनी मौलिकता और अपने चरित्र और अपने आह्वान का। तो जैसे आप महाभारत की बात कर रहे थे, तो महाभारत में कृष्ण ने यही कहा था कि गांडियों उठाना तो कर्तव्य है अर्जुन का, और चाहे कोई भी हो, चाहे सामने हो, चाहे मित्र हो, चाहे कुछ भी हो, और जिसने धोखा किया है, जिसने पाप किया है, यदि उसके विरुद्ध यदि कोई अपना कर्तव्य का गांडी उठाकर पालन करता है अर्जुन की मानिंद, तो मैं समझता हूँ ये धर्म है, ये राजनीति का धर्म है, आधुनिक राजनीति का धर्म है, और इसका परिपालन किया जाएगा, मुस्तैदी से किया जाएगा। प्रियंका जी आ रही हैं, सुखद परिणाम आएंगे। सचिन पायलट आ रहे हैं, ये हमारे लिए सुखद परिणाम है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के दौर में किस तरीके का वातावरण चंबल और ग्वालियर में पैदा हो चुका है, ये आपने स्वयं अपने टीवी पर बताया है, स्वयं आपने रिपोर्ट बताई है। परिवर्तन की एक जबरदस्त लहर बह रही है, और उन सब प्रतीक्षा दूर है कि ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की अल्पकालीन सरकार, शिगुफेबाजी की सरकार, कोरोना में बुरी तरह असफल सरकार, किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई सरकार, तो एकदम पतन होने वाला है, इसमें तय है। जी रजनीश जी, तो सुनिए आपने सारी बात अपने वरिष्ठ साथी की, क्या कहेंगे? जी देखिए, चुनाव प्रचार में जो बात कही जा रही है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, यानी भारतीय जनता पार्टी कोई र्यूमर नहीं खड़ा कर रही है, मीडिया की तरफ से अटकलें नहीं लगाई जा रही, नहीं, अक्सर कांग्रेस के तरफ से इस प्रकार की बातें आती हैं और फिर नकार दी जाती हैं। तो अभी भी यादव जी ने ये बात स्वीकार करी कि सचिन पायलट जी भी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं और प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। दोनों ये नेता, सचिन पायलट जी भी और प्रियंका गांधी जी का आना ये सुनिश्चित करता है, ये पक्का करता है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम इनके जितने दिग्गज नेता हैं वो उपचुनाव संभालने की स्थिति में नहीं हैं। उनके प्रचार के कारण कांग्रेस की जीत नहीं हो सकती, वो असहाय हैं, कांग्रेस की दुर्गति बुरी तरह से है, और इसीलिए उनको उपचुनाव में पहली बार और अमेठी रायबरेली छोड़कर प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार करना, वो भी उपचुनाव में करना पहली बार, ये होने जा रहा है। तो स्वागत है, अभिनंदन है। रही बात सचिन पायलट जी के बारे में, बहुत कसीदे गढ़े, उप मुख्यमंत्री थे, पद छीन लिया गया, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे, पद छीन लिया गया। जब वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई राजस्थान में लड़ रहे थे तो किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की बातें अशोक गहलोत जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कही गई, उन्हीं गुर्जर नेता के बारे में, उन्हीं के बारे में तमाम व्यक्तित्व को लेकर पर्सनल अटैक किए गए, कमर से नीचे वार किए गए, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के ऊपर हमला किया गया। गुर्जर समुदाय क्या नादान ना समझे कि ये सब भूल जाएगा? और वो आज जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी, क्या उनको सम्मान वापस हो गया? तो आए, स्वागत है। और ये सवाल जब खड़े होंगे तो दाएं बाएं ना हो कांग्रेस के नेता, क्योंकि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के बयान सचिन पायलट जी के बारे में आज भी सुरक्षित हैं, वीडियो फॉर्मेट में भी हैं और टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी, आप न्यूज जो पेपर हैं उनमें भी एक छपे हैं कि किस प्रकार सचिन पायलट को, मैं गरियाना शब्द इस्तेमाल करता हूं, इतनी गंदी भाषा में उनके ऊपर हमला बोला गया। और प्रियंका गांधी जी का तो स्वागत। दूसरी बात, जब ये चुनाव हार जाएंगे तो किसके माथे मढ़े जाएंगे?
प्रियंका गांधी जी के माथे मढ़े जाएंगे क्या, क्योंकि ये जीत सुनिश्चित करवाने की बात कर रहे हैं। तो हार का जिम्मा इन चुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा जी का होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम तो समझते हैं जब जीत उनकी तो हार भी उनकी, क्योंकि जीत के गाने आप गा रहे हो और हम तो कह रहे हैं कि हारने वाले चुनाव हो तो वो उसके तरफ जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को केवल टारगेट करने के उद्देश्य से प्रियंका गांधी जी और सचिन पायलट जी आ रहे हैं तो बात यहां तक नहीं रुकने वाली है। इसका मतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कद और पद कितना बड़ा राजनीति में है ये समझ में राष्ट्रीय नेतृत्व को कांग्रेस के है, इसलिए वो इस प्रकार की उपचुनाव में भी अपना दांव लगाने के लिए तैयार है। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन जितनी प्रतिष्ठा और जितना बड़ा कद आप देख रहे हैं बीजेपी में सिंधिया जी का, उतना खुद कांग्रेस में कांग्रेस ने शायद नहीं देखा। और जितना यही वजह है कि संभावनाओं की बात जब योगेश जी कर रहे थे कि भविष्य की संभावना है, तो भविष्य की संभावना सिंधिया जी भी थे। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कई सारी घटनाएं घटती हैं और हर एक के नज़रिए को आप ना सही ठहरा सकते हैं पूरी तरह, ना पूरी तरह गलत ठहरा सकते हैं, क्योंकि अंदर की क्या कहानी है ये कौन जानता है। जगदीश जी, कुछ बातें रजनीश जी ने कही। पहला ये कहा कि कोई सितारा प्रचारक चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको अंतिम क्षणों में गेम चेंजर एक टैक्टिक्स के सहारे आगे चुनाव में बढ़ना पड़ता है। वो चाहे आपको कोई मुद्दा मिल जाए, कोई आलोचना का बड़ा मसला मिल जाए, या फिर आपके पास नरेंद्र मोदी जी या शिवराज जी या सिंधिया जी की तरह जो बीजेपी के पास हैं ऐसे चेहरे हों जो अंतिम क्षणों में अपनी धूल उड़ाऊ रैलियों के सहारे बिल्कुल एकदम गगन मंडल को ढक कर रख दें। तो क्या क्या लगता है आपको, इस लिहाज से कांग्रेस बिल्कुल ठीक सोच रही है इन दोनों नेताओं को लेकर? जी देखिए शरद जी, राजनीतिक दलों में जीत के लिए, जीत चूंकि राजनीतिक दलों में सब कुछ होती है, चुनाव होते ही जीतने के लिए है और जो भी प्रत्याशी उतरते हैं निश्चित रूप से जीतने के लिए उतरते हैं। तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना इसलिए चाहती है कि चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसे सत्ता जिस तरह से उसकी गई है उस कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो उसको सहन नहीं हो रही है और ये गाहे बगाहे उनके नेताओं के बयानों से छलक जाता है। ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति हो अपनी कमियां शायद कम देख पाता है, लेकिन जो गए हैं उनके प्रति उनके मन में क्या भाव हैं, ये भाव उनके बयानों से नजर आते हैं। तो कांग्रेस जिस तरीके से सचिन पायलट को लाने की बात कर रही है या प्रियंका गांधी की रैलियों की बात कर रही है या कांग्रेस दूसरे बड़े भी नेता लाएगी, तो उसका सीधा मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है वो राजनीति शायद इस पे आके टिकी है कि वो 27 में से उसको लगता है कि अगर हमने 17 से 18 सीटें जीत ली तो इससे शायद वो राजनीतिक उलटफेर करने का एक काम कर सके। हालांकि ये कठिन है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता और इसीलिए कांग्रेस अपना बेस्ट से बेस्ट जो कर सकती है ये। लेकिन हालांकि देखिए, जहां तक केंद्रीय नेताओं की बात है, प्रचारकों की बात है, तो प्रचारक और केंद्रीय नेता दोनों दलों में आते रहे हैं, दोनों दलों में रैलियां होती रही हैं और कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उपचुनाव में भी राष्ट्रीय नेता आते रहे हैं। कई देश के ऐसे उपचुनाव के उदाहरण हैं जहां केंद्रीय मंत्रियों ने सभाएं की हैं, रैलियां की हैं। तो चूंकि राजनीतिक दल हर कीमत पर जीत चाहता है इसलिए वो इस तरह की रैलियां करता है और जहां उसे लगता है कि जिस जाति का वोट ज्यादा है, चूंकि ये जिस देश की कड़वी सच्चाई है, राजनीतिक दल कितनी भी बात करें, ये देश अभी भी जातिवाद के चुनाव से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाया है। बहुत सारे चित्र जातिवाद तक सिमटे हुए हैं, इसमें नहीं उलझना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसमें चुनाव उलझते हैं और इसी हिसाब से राजनीतिक शरजी जमावट की जाती है। लेकिन उपचुनाव में धूल उड़ाऊ रैलियां या जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ दिखाई देगा, क्योंकि कोरोना काल का चुनाव है, लोग डरे हुए हैं और लोग नेताओं को अगर वर्चुअल सभाएं नेताएं करें ये उनके लिए मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनकी जो रैलियां और सभाएं होंगी इनमें भीड़ अब स्वयं भीड़ आएगी, इसमें मुझे संदेह है। अगर वो भीड़ ज्यादा दिखती भी है तो वो किराए की भीड़ मैं मानता हूं ज्यादा होगी। बिल्कुल, लेकिन आपकी एक बात में मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि एक और दृश्य अदृश्य मुद्दा इस चुनाव में है और वो खुद है कोरोना। कोरोना को लेकर चिंता, कोरोना को लेकर भविष्य को लेकर आशंकाएं और कोरोना ने जो जीवन पर असर डाला है वो भी इस चुनाव का एक मुद्दा है। और ये मुद्दा इस चुनाव पर किस रूप में असर डालेगा ये बिहार के नतीजे भी हमको बताएंगे और मध्य प्रदेश सहित जो देश की 65 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव हो रहे हैं वो भी हमें बताएंगे। जी रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक बात तो ऐसी है कि 18 सीट जीत के कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। 28 में से ये मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को
बहुमत प्राप्त करने के लिए 28 में चुनाव होने के परिणाम आने के बाद मात्र 9 सीटों पर आवश्यकता है, न्यूनतम 9 सीटें की आवश्यकता, बाकी तो जितनी आएंगी। इसलिए 28 में से 18 सत्ता में आने की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात आपकी समझ में नहीं आएगी। नहीं आने, आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं सत्ता में आने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात पे। अरे भाई बात तो सुन लीजिए, नहीं आने की बात नहीं कर रहा हूं। राजनीति 17 सीटों से हौसला बढ़ते हैं और चुनावी गणित भी बदलते हैं, ये मेरा कहना है। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। नहीं, हर बात पे इस तरह से कट करना के बात सुन लीजिए। आप मेरी बात को समझे बगैर उस पर टिप्पणियां देने लगे, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं तो टिप्पणी देने का हक रखता हूं। मेरी पार्टी की बात हो रही तो पार्टी को 9 सीटें, जब सीटें ज्यादा होती हैं तो बदलते हैं। साहब बात तो सुन लीजिए। चलिए बोलिए जगदीश जी सुन रहे हैं। व्यक्तिगत आक्षेप जगदीश जी बोलने रहे, उनको बोलने दें। आपसे नहीं है, सवाल है 28 में से किसको 18 जीतने का, सबको पता है। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मात्र 9 सीटें हमें जीतने का बहुमत आने के लिए चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी सामान्य तौर पर उपचुनाव में स्थानीय उस राज्य के नेतृत्व के अलावा बाहर का नेतृत्व, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित नहीं करता है। जी चलिए, और रही जहां तक बात कि क्या 15-16 सीटें लाकर वो देख रहे हैं, तो शायद उम्मीदें टिकी हों कुछ निर्दलियों पर, कुछ और लोगों पर, और उम्मीदें करने का अधिकार तो है ही कांग्रेस के पास। शरद जी, मुझे कहना यह था कि हर राजनीतिक दल के अपने गणित होते हैं, और मैं संभावनाओं पे बात कर रहा हूं, मैं परिणाम थोड़ी दे रहा हूं। जी, और जब बीजेपी कहीं से बहुत पीछे रहने के बाद भी बहुमत हासिल करके आगे बढ़ जाती है, और ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कल्पना नहीं थी कि 6 मंत्री इस्तीफा दे देंगे, और एक बड़ा नेता, कांग्रेस का दिग्गज नेता, राष्ट्रीय नेता खुद इस्तीफा देकर बीजेपी में आ जाएगा, तो राजनीति और क्रिकेट गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज है। 28 पे संख्या थमी नहीं है, आगे भी संख्या प्लस बिल्कुल। जी योगेश भाई बोलें जी। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या शिवराज सिंह जी चौहान, सबसे ज्यादा जो इनको भय लगता है वो प्रियंका जी गांधी का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिसड्डी राज्य सिद्ध करने में प्रियंका जी ने जिस तरीके से अपनी भूमिका को निभाकर उनकी परतें खोली है, योगी राज सरकार की जो परतें खोली गई है, इन लोगों को भय मध्य प्रदेश में उनके आगमन के संकेत से ही शुरू हो गया। जिस तरीके का भय शुरू हुआ है, प्रवक्ता महोदय की वाणी से स्पष्ट हो रहा है कि वो कितने भयभीत हो गए, सचिन पायलट से कितने भयभीत हो गए। और एक बात मैं स्पष्ट रूप कह देना चाहता हूं, जगदीश भाई, आप पत्रकार महोदय हैं, आप जानते हैं अंक गणित का खेल हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। 2 दूनी 4 में लगे रहे हैं, और ये सिर्फ अंक गणित का खेल खेलते हैं कि हमारे 27 से 28 कैसे हो रहे हैं, 28 से 29 कैसे होंगे, किसको खरीद फरोख्त करके कैसे इस्तीफा दिया जाए। लेकिन जो जनता का जनमत होता है, जो मत होता है, तो उसमें ये बहुत सारे आंकड़े, प्रजातंत्र का इतिहास है, धराशायी हो गए। ये 17-18 की कल्पना कर रहे हैं। हम दावे के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में नहीं है कि 2 या 3 सीट लेकर मध्य प्रदेश में आ जाए। ये अंक गणित करते रहेंगे, खरीद फरोख्त करते रहेंगे, ये 2 दूनी 4 करते रहेंगे। इनको ना कोरोना से मतलब है शरद जी, ना मध्य प्रदेश के किसानों से मतलब है। इनको सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा रहती है कि कल कौन सा विधायक खरीदा जाए, किसको हमारी बोली में लिया जाए। इस अंक गणित की राजनीति को मध्य प्रदेश का जनमानस अच्छी तरह समझ चुका है, और अंकों के आधार पर ही इनको जीने दीजिए। हम भावनाओं के आधार पर जी रहे हैं, हम जनता के समर्थन के आधार पर जी रहे हैं, हम जनता की जन भावना और समस्याओं के निदान के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हमें कुछ गणित का याद नहीं। हम तो इस मध्य प्रदेश में एक नया सूरज उगाएंगे, नई क्रांति उगाएंगे, और एक बढ़ते हुए सूरज को कमलनाथ के, जिस पर काले स्याह बादल छा गए थे, वो वापस धूमिल होंगे। ये मैं वक्त के तगाजे में ये बात स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि आप भविष्य के गर्भ में है ये बात, और आज आने दीजिए, कल लेने दीजिए इनको जितने अंक गणित करना है, 2 दूनी 4, रोज रात को बैठकर पट्टी पर इनको गणित कर लेनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार वापस सत्तारूढ़ होगी, सेवक के रूप में रहेगी और पुनः सत्ता हासिल करेगी। शुभकामनाएं बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आप दोनों के दावों को भी। लेकिन मुझे एक किशोर कुमार जी का गोल्डन गीत जरूर याद आ रहा है मध्य प्रदेश के लिए, और वो मध्य प्रदेश के राजनीतिक स्थायित्व के लिए याद आ रहा है, क्योंकि हमने अपने जीवन में 1967 के अलावा जब हमने तो होश भी नहीं संभाला था, ये उस दौर की बात थी, तो मध्य प्रदेश की राजनीति के स्थायित्व का वो दौर किशोर कुमार के उस गीत की तरह याद आ रहा है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन,
जब कहीं शेरा जी की दहाड़ नहीं थी, कहीं रामबाई जी का कोई आग्रह अनुग्रह चिंतन मनन नहीं था, और मध्य प्रदेश की राजनीति अपने पूरे बहाव के साथ शांत स्थिर मंद गति से बहती हुई विकास की दौड़ पर आगे बढ़ती थी। बागडोर चाहे बीजेपी के हाथ में हो या फिर कांग्रेस के हाथ में हो, लेकिन एक स्थायित्व जो है वो बड़ा रास आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह से हमने माहौल 2018 के बाद से बदलते हुए देखा है, ये ईश्वर न करे कि एक ऐसे अंजाम पर जाकर रुके जहां हमें सिर्फ कड़वाहट, तीखापन, बेचैनी, घबराहट और एक दूसरे के प्रति एक गहरा वैमनस्य का भाव दिखे। होगा नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति जी शरद जी, कांग्रेस का सेवा का एक इतिहास बना था, स्वर्णिम मध्य प्रदेश देखा था, और कांग्रेस से ही पुनः एक सेवा का इतिहास बना था, बनेगा, पुनः बनेगा। जो अवरोध उत्पन्न हुए वो काले बादल इसमें मैं इतना संशोधन करने का साहस तो नहीं करूंगा, लेकिन बनेगा तो आप दोनों से ही बनेगा सर। एक लोकतंत्र मुकम्मल आपसे भी है, बीजेपी से भी है, और आप दोनों की दलों का काम ही जनसेवा है साहब। आप दोनों की समवेत ताकत से ही ये लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। तो ये है लोकतंत्र पर प्रहार करना, लोकतंत्र को मिटाना, ध्वस्त करना भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद जगदीश जी, नमस्कार।